नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है दोस्तों सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोज की तरह हम आपके साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके का वर्क वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, आप कोशिश करें कि उसकी एक शॉर्ट नोट बनाते चले ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में वो एक रिवीजन का काम कर सके। और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आपके अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट हो सकते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। Our first question is, where has India first coal to methanol plant built by BHEL been inaugurated? BHEL द्वारा निर्मित भारत के पहले कोयले से मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी झांसी। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। जी, हैदराबाद में भारत के पहले कोयले से मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और ये जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है, यानी इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। और ये जो उद्घाटन किया गया है वो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगर हम इस परियोजना की बात कर ले तो ये देश की एक ऐसी पहली परियोजना है जो उच्च राख से मेथनॉल में परिवर्तित करेगा, यानी जो कोयले के जो राख होते हैं वो उसको मेथनॉल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और ये किस मेथड से किया जाएगा? तो ये गैसिफिकेशन मेथड से कोयले से मेथनॉल कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी उद्घाटन हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्री है महेंद्र नाथ पांडे द्वारा वो हैदराबाद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, which of the following initiative has been introduced by Prime Minister Narendra Modi to underlines India climate change commitments at World Economic Forum's Davos Agenda 2022? विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा 2022 में भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए नमामि गंगे प्रोग्राम, ऑप्शन बी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, ऑप्शन डी P3 मूवमेंट। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है P3 मूवमेंट। जी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच जो कि दावोस एजेंडा 2022 में जो आयोजित भारत की जो जलवायु परिवर्तन वो प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने के लिए उन्होंने P3 मूवमेंट का जो है वो एक पहल की शुरुआत की है। अगर हम इस P3 मूवमेंट की बात कर ले तो इसका पूरा नाम है प्रो प्लैनेट पीपल। ठीक है, इस P3 मूवमेंट की यानी इस इनिशिएटिव की शुरुआत हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। और ये जो इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है वो विशेषकर हमारे जो विश्व के जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसमें जो हमारी जो जीवन शैली के कारण वो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमारी मेन भूमिका, हमारी सांस्कृतिक भूमिका है, वो उसको कैसे ठीक किया जाए ताकि हमारे जो विश्व के जलवायु परिवर्तन में रोक लग सके, यानी जो जलवायु परिवर्तन जो हमारे विश्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसमें ये रोक लगाने का काम इस इनिशिएटिव के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी की ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन ए नमामि गंगे, ऑप्शन बी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जो भारत सरकार के द्वारा देश में अलग अलग जो है वो एजेंडा को लेकर शुरुआत की गई है।
जैसे हरित कौशल विकास कार्यक्रम, ये हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नमामि गंगे, ये हमारे रिवर यानी गंगा रिवर की एक इनिशिएटिव है, जो उसके गंगा रिवर की प्रोटेक्शन की एक इनिशिएटिव है। उसी तरह एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट यानी वृक्षों को लगाने का ये एक इनिशिएटिव उठाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा रही है, तो आप इसको जो है वो नोट जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज ओन द टाइटल ऑफ बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड एट द फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021? फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडोर्ड मेंडी, ऑप्शन बी थॉमस ट्यूसेल, ऑप्शन सी रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो हमारे जो राइट आंसर है, सबसे पहले उसको देखते हैं। हमारा राइट आंसर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। जी, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो खिताब दिया गया है वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दिया गया है। ये पोलैंड नेशनल टीम के कैप्टन है। कहाँ के हैं? ये पोलैंड फुटबॉल नेशनल टीम के ये कैप्टन है, जिन्होंने मेसी को हराकर ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात कर ले कि अगर महिला वर्ग में ये जो है पुरस्कार किसे दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में, तो वो दिया गया है जो बार्सिलोना के कप्तान है, उनका नाम है एलेक्सिया पुटेलस। क्या नाम है? एलेक्सिया पुटेलस। ये महिला वर्ग में इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बाकी के ऑप्शन की बात कर ले, एडोर्ड मेंडी की, तो ये इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वो बेस्ट मेंस गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है, गोलकीपर का। अगर हम बात कर ले थॉमस ट्यूशेल की, तो ये बेस्ट मेंस कोच का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, और रोनाल्डो की तो बात आप जानते ही हो कि रोनाल्डो जो है वो विश्व प्रख्यात जो है वो फुटबॉलर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए शक्तिवेल, ऑप्शन बी नरेंद्र कुमार गोयनका, ऑप्शन सी राजू गोयनका, ऑप्शन डी विजय अग्रवाल। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र कुमार गोयनका। जी, हाल ही में नरेंद्र कुमार गोयनका को AEPC यानी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनकी जो नियुक्ति की गई है वो ए शक्तिवेल की जगह की गई है। नरेंद्र कुमार की नियुक्ति ए शक्तिवेल की जगह की गई है, मतलब कि इससे पहले जो AEPC के जो अध्यक्ष थे वो ए शक्तिवेल थे। ठीक है, अगर हम नरेंद्र कुमार गोयनका की और बात कर ले, तो इससे पहले वो AEPC के उपाध्यक्ष के पद पे विद्यमान थे। ठीक है, वो वाइस चेयरमैन थे इससे पहले। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं AEPC की, AEPC क्या होता है यानी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, तो ये भारत में परिधान निर्यातकों का एक ऑफिशियल बॉडी है जो भारतीय निर्यात के साथ साथ आयातकों या अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को अमूल्य सहायता प्रदान करने का ये मेन काम करता है। ठीक है, तो उसी के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र कुमार गोयनका की नियुक्ति की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बाकी के ऑप्शन की बात कर ले, तो ये फॉर्मर अध्यक्ष हैं और राजू गोयनका और विजय अग्रवाल ये AEPC के मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is who has won the title of Mrs. World 2022? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए किट स्ट्राइडर, ऑप्शन बी जॉर्डन जैकलिन स्टाफ, ऑप्शन सी देवांजलि कामस्त्र, ऑप्शन डी शाइलिन फोर्ड। जो हमारे राइट आंसर है सबसे पहले उसे देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी शाइलिन फोर्ड। जी, शाइलिन फोर्ड अमेरिका की एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है जिन्होंने कई सारी मूवीज में या कई सारी मेकअप जो प्रोग्राम है उसमें इन्होंने हिस्सा ले रखा है। ठीक है, इन्हें हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब से नवाजा गया है और ये जो ताज इन्हें जो पहनाया है वो आयरलैंड की है। कहाँ की है? आयरलैंड की
श्राइडर के द्वारा इन्हें मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है। अगर हम इनकी बात कर लेते हैं कि शाइलिन फोर्ड, तो इससे पहले ये मिसेज अमेरिका भी रह चुकी हैं। मिसेज अमेरिका भी ये 2021 में ये रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रतियोगिता की बात कर ले तो मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता जो होती है वो हमारे विश्व की विवाहित महिलाओं के लिए पहला और सबसे बड़ा सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 1984 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following country has built an artificial moon for gravity experiment? निम्नलिखित में से किस देश ने गुरुत्वाकर्षण प्रयोग के लिए कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। जी, चाइना ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल मून का जो है वो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया है? निर्माण किया है। ठीक है, अगर इस आर्टिफिशियल मून की डायमीटर की बात कर ले तो ये इसकी डायमीटर 2 फीट है और इसकी जो इन्वायरमेंट रखी गई है वो बिल्कुल चंद्रमा की जो इन्वायरमेंट है या इसकी जो सरफेस बनाई गई है वो बिल्कुल चंद्रमा के सरफेस पे जो डस्ट और रॉक्स है ये उसी का उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे जो विशेषकर बनाया गया है वो गुरुत्वाकर्षण प्रयोग के लिए और साथ ही साथ चंद्रमा पे भविष्य में होने वाले मिशन के लिए इसे निर्माण किया गया है, ताकि चंद्रमा के इन्वायरमेंट, चंद्रमा के डस्ट पार्टिकल्स को और अच्छे तरीके से समझा जा सके। उस व्यू से चीन ने एक आर्टिफिशियल मून का वो निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप नोट जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, Padma Shri awardee Shanti Devi had passed away recently. She belongs to which state? पद्म श्री से सम्मानित शांति देवी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है उड़ीसा। जी, उड़ीसा के रायगढ़ जिले की शांति देवी का हाल ही में निधन हो गया है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इन्हें 2021 यानी पिछले साल ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये उड़ीसा राज्य की काफी फेमस सोशल वर्कर हैं। ठीक है, काफी ज्यादा चर्चे में ये सोशल वर्कर पिछले साल थी, क्योंकि इन्होंने आदिवासी समाज की जो लड़कियां हैं उनके उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य को किया हुआ है। उनके उत्थान के लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की है जिसका नाम सेवा समाज। ठीक है, यहाँ पे ये आदिवासी समाज की जो लड़कियां थी उनके पढ़ाई लिखाई या उनके आगे बढ़ने का ये सब कुछ प्रोवाइड करती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है उड़ीसा राज्य की शांति देवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें पिछले साल पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस टाइग्रेस ऑफ मध्य प्रदेश कॉलरवाली हैड पास्ड अवे रिसेंटली। शी गेव बर्थ टू हाउ मेनी कब्स? मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघिन कॉलरवाली का हाल ही में निधन हो गया। उसने कितने शावकों को जन्म दिया था? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन बी सी 25, ऑप्शन डी 29। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 29। जी, हाल ही में मध्य प्रदेश की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बाघिन जिसे कॉलरवाली कहा जाता है, उनका निधन हो गया है। ये बाघिन काफी ज्यादा मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट ये टाइग्रेस थी, क्योंकि इस बाघिन ने अकेले 29 कब्स को ये जन्म दिया था और इसी के कारण, इस 29 कब्स के जन्म के कारण ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में पहचान मिली थी, क्योंकि टाइगर स्टेट के रूप में पहचान देने में इस कॉलर वाली बाघिन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस कॉलर वाली नाम की बात कर ले
तो ये जो नाम दिया गया है ये वहाँ के स्थानीय लोगों को द्वारा दिया गया था, क्योंकि इस जो है बाघिन पर नजर रखने के लिए उस पर एक कॉलर आईडी लगाई गई थी और उसी के कारण इस बाघिन का नाम कॉलर वाली पड़ गया है। इसे वहाँ के लोग सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं, यानी सुपर मॉम के नाम से भी ये बाघिन फेमस थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अकेले 29 कब्स को यानी शावकों को जन्म दिया था। हमारे देश में जो बाघों की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी कम है। तो अगर हम इस बाघिन की बात कर ले कि बाघों की जनसंख्या में 29 कब्स की वृद्धि, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। तो हमारे देश के काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी अन्य के द्वारा इस बाघिन के निधन पे शोक जताया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, which state union territory police had launched its first podcast किस्सा खाकी का? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का शुभारंभ किया है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन बी गोवा पुलिस, ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन डी लद्दाख पुलिस। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस। जी, दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का अपना पहला पॉडकास्ट शुरू किया गया है, उसका नाम है किस्सा खाकी का। ये जो पॉडकास्ट की जो शुरुआत की गई है वो बेसिकली दिल्ली के लोगों से दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए काफ़ी ज़्यादा करेजियस वर्क और अपराध की जांच या मानवता की जो कहानी है उनको दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत की गई है, किस्सा खाकी का। और इससे दिल्ली के लोग जो हैं वो दिल्ली के प्रशासन की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, उनके कहानी को जानेंगे और उनसे अच्छे से ये कम्युनिकेशन का भी एक माध्यम बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली जो पुलिस जो है उसके द्वारा एक अपना पहला पॉडकास्ट शुरू किया गया है किस्सा खाकी का। अगर इस पॉडकास्ट की प्रसारण की बात कर ले तो इसकी जो पहली प्रसारण हुई है वो 16 जैन को हुई है और जो इसकी जो प्रसारण की जो प्रसारित कर रही हैं वो इस देश की जानी मानी मीडिया शिक्षिका है, उनका नाम है वर्तिका नंदा। ये किस्सा खाकी का प्रसारण ये लोगों तक पहुंचा रही है, यानी ये किस्सा खाकी का प्रसारण ये कर रही है। ठीक है, यानी लोगों को दिल्ली प्रशासन के जो अदम्य साहस वाले जो कार्य हैं या उनके जो भी जांच पड़ताल कैसे उन्होंने किया या कैसे मानवता की तरफ उन्होंने मानवता को देखते हुए कई सारे स्टेप्स को उठाए हैं, उनके कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का काम ये वर्तिका नंदा कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इब्राहिम बाउबकर कित्ता हैड पास्ड अवे रिसेंटली। He was the former president of which country? इब्राहिम बाउबकर कित्ता का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए माली। जी, माली के फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम बाउबकर कित्ता का हाल ही में निधन हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा माली के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे क्योंकि 2020 में इन्हें सैन्य बल के द्वारा इन्हें अपने पद से अपदस्थ कर दिया गया था। ये 2016 से यानी 2016 से 2020 तक ये राष्ट्रपति के पद पर थे। अगर हम इनकी और बात कर लें तो ये 1996 में पीएम भी रह चुके हैं, कहाँ के? माली देश के। ओके, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो अगर ओबिटुअरी यानी श्रद्धांजलि की बात करें तो इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप और भी डेली करंट अफेयर्स या वन लाइनर्स या एमसीक्यूज या वीकली न्यूज आप अगर और भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी सोशल मीडिया चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़े हो तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले जो भी वीडियोज हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि कोई भी आपकी तैयारी में कमी ना रह जाए। दोस्तों अभी काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है कोरोना को लेकर, तो दोस्तों घर में रहे, सतर्क रहे, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी भरपूर करें। हम आपके लिए रोज डेली करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज वीडियो लाते रहेंगे, आप उससे प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।